जय बालाजी दोस्तों, आपका राजनीतिक टॉक के चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। हमने राज्यसभा के बारे में पिछली बार पढ़ा था, अब राज्यसभा की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो राज्यसभा की शक्तियां क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, राज्यसभा को कौन सी शक्ति है? विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां मतलब कानूनी अधिकार राज्यसभा को प्राप्त किए जाते हैं। अब कानूनी अधिकार कौन कौन से कानूनी अधिकार दिए गए, अब उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो राज्यसभा को संसद की राज्यसभा में लोकसभा जो मुख्य सदस्य जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, राज्यसभा वही संसद के सदस्य जो राज्यसभा के अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। तो राज्यसभा को साधारण बिल जो कानून लोकसभा से जो साधारण बिल पास होती है वही राज्यसभा में उसको पेश किया जाता है। तो लोकसभा से पास होगी वो राज्यसभा में जाएगी और राज्यसभा से जब पास होके तब वो राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत होने के लिए जाती है। राष्ट्रपति उसको स्वीकृत करता है तब वो कानून सुचारू रूप से लागू हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ वित्तीय मतलब जो वित्तीय बजट को छोड़कर जितने भी सारे बिल है उसमें राज्यसभा की परमिशन लेनी पड़ती है, उसकी अनुमति लेनी पड़ती है। मतलब दोनों सदनों की इसमें सहमति जरूरी है। कोई भी साधारण कानून बनाने के लिए पहले हमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों की सहमति आवश्यक है। सिर्फ वित्तीय को छोड़ के, मतलब जो बजट वित्तीय सहायता है, मतलब देश के चलाने में जो पैसे की लेन देन की प्रक्रिया है, सिर्फ उसी को छोड़ के उसको भी राज्यसभा रोक सकती है सिर्फ 14 दिनों तक। 14 दिन के बाद उनको वो बिल पास करना ही करना होता है। और ये जो नॉर्मल जो कानून होते हैं उसको अंत अधिकतम वो 6 मास तक उसको आगे बढ़ा सकती है। तो विधेय उसकी शक्तियों में उसकी कानूनी शक्तियां जो लीगलिस्टिक पावर यही है कि वो साधारण कानून बना सकती है और तथा साधारण कानून के बारे में विचार विमर्श कर सकती है लोकसभा से। और वो असहमति जताए तो अगर वो कोई भी साधारण कानून, जैसे 1961 में एक दहेज विधेयक कानून था जो लोकसभा में पारित कर दिया पर राज्यसभा में उसको नहीं पारित हुआ था। तो फिर उसको लोकसभा में पुनर्विचार के लिए भेजा गया था। वो पुनर्विचार करने के बाद दोबारा राज्यसभा में बिल पेश किया। तो फिर बाद में उनको वो पुनर्विचार करके भेजने के बाद जब राज्यसभा पुनर्विचार करने के लिए भेजती है तो लोकसभा को उसको पास करना ही करना होता है। और तो सबसे पहला 1961 में जो दहेज विधेयक कानून था, दहेज निषेध विधेयक मतलब जो दहेज लेन और देन अपराध है उसका कानून 1961 में जो पास हुआ था। ठीक है। और 1978 में एक बैंकिंग सेवा निवेश आयोग, मतलब बैंकों में जो हम सेवा मतलब बैंकों में जो निवेश की ओर बढ़ावा दिया था उससे लोकसभा ने पारित कर दिया था पर राज्यसभा ने नहीं करा था। अंत में उसे पारित करना पड़ा। और तीसरा 2002 में पोटा संबंधी कानून पर विचार करने के लिए भी राज्यसभा ने लोकसभा को ये भेजा था कि इस पर पुनर्विचार कर दिया और उसमें कुछ संशोधन करके दोबारा से उसको पेश किया गया। अब संसद की राज्यसभा की वित्तीय शक्तियां, संसद की राज्यसभा की वित्तीय शक्तियां नहीं प्राप्त है राज्यसभा को। वित्तीय मामले में कोई भी फैसला राज्यसभा नहीं ले सकती है। ये और सिर्फ पूरा अधिकार लोकसभा को ही प्राप्त है और लोकसभा के अध्यक्ष को ही प्राप्त है जो लोकसभा द्वारा मनोनीत सांसद होते हैं और जो प्रधानमंत्री होते हैं। वित्तीय शक्ति के सारे फैसले लेने का अधिकार सिर्फ उन्हीं को है और किसी को नहीं है। हाँ, राज्यसभा अधिकतम कोई वित्तीय बजट जो लोकसभा से पारित होके पास होके राज्यसभा में जाता है उसको अधिकतम से अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है, पर उसको वो बिल पास करना ही करना होता है। तो ये वित्तीय शक्तियां उनको नाम मात्र प्राप्त है। कार्यपालिका शक्ति है, मतलब कार्यपालिका शक्ति किस प्रकार की कार्य करती है अब उसके बारे में हम चर्चा करें। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, संसद है, द्विसदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो मंत्रिपरिषद ही राज्यसभा के अध्यक्षों और राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उनका चुनाव करता है। राज्यसभा के सदस्य मंत्रिपरिषद से ही लिए जाते हैं। जो बंदा एमपी हो वही राज्यसभा में उसको डाला जाता है। उन्हें मंत्रियों के प्रश्न तथा पूरक प्रश्न का जवाब देना पड़ता है। मतलब जैसे एग्जाम्पल के लिए
कि जैसे लोकसभा में कोई बिल पारित हुआ या कोई संसद का कार्य जो राज्यसभा के अध्यक्ष को या राज्यसभा के सांसद को वो अच्छा ना लगा तो वो इसके ऊपर प्रश्न पूछ सकता है तथा उससे जवाब मांग सकता है। तो इसमें अंततः कार्यपालिका के नियंत्रण में दृष्टि से लोकसभा राज्यसभा की तुलना में मजबूत है और बहुत शक्तिशाली है। सिर्फ राज्यसभा को पूछने का हक है। न्याय संबंधी शक्ति, अब न्याय संबंधी शक्तियां क्या है? राज्यसभा में का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति को सीधा उसके द्वारा रिपोर्ट जाती है। संकटकालीन स्थिति में, मतलब अगर किसी भी जैसे महाभियोग लाया जाता है, संवैधानिक शक्तियां जो हम अब पढ़ेंगे, संवैधानिक शक्तियां जो भी है, तो उसमें क्या होता है, महाभियोग में 2/3 बहुमत लोकसभा से भी होना चाहिए और 2/3 बहुमत राज्यसभा से भी होना चाहिए। जब तक लोकसभा और राज्यसभा से बहुमत नहीं मिला पाता तब तक राज्य में महाभियोग नहीं लाया जा सकता। महाभियोग क्या है? महाभियोग वो होता है जब एक जो भारत का सबसे सर्वोच्च पद कौन सा है? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। जब राष्ट्रपति को हटाया जाए, मतलब राष्ट्रपति को मतलब उसके पद पे कार्यरत होते हुए हटाया जाए, तो उसको क्या कहते हैं? उसको महाभियोग कहते हैं। महाभियोग लाने का सिंपल मेथड है। महाभियोग लाना बहुत ही कठिन है। लोकसभा का पूरा 2/3 बहुमत, राज्यसभा के सांसदों के सदस्यों का 2/3 बहुमत, विधानमंडलों का 2/3 बहुमत जब होगा, जब जाके राज्यसभा और लोकसभा और विधानमंडल की जब पूरी सहमति होगी, तब जाके एक राष्ट्रपति को उसके कार्य के रूपांतरण में उसको हटाया जा सकता है, वरना नहीं हटाया जा सकता है। अब राज्यसभा की छोटी मोटी शक्तियां क्या है? फुटकर शक्तियां क्या है? फुटकर होता है छोटी मोटी निर्वाचन संबंधी सदस्य। तो राज्यसभा कोई भी निर्वाचित तो करता नहीं है, वो लोकसभा के द्वारा जो एमपी और पार्लियामेंट जो चुनाव किए जाते वही उनमें जाते हैं, उपसभापति और बनते हैं। वो राज्यसभा के उपसभापति चुनने का उनको अधिकार होता है, बस यही होता है। राज्यसभा लोकसभा से मिलकर राष्ट्रपति के द्वारा कानून पारित करवाता है और 30 दिन के अंदर उसको कोई ना कोई कानून राज्यसभा में रोक सकता है, पर वो राष्ट्रपति के द्वारा उसको भेजना होता है। संकटकालीन स्थिति में, जब संकटकालीन जैसे इमरजेंसी लगती है, जैसे 1900 इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी लगी थी, तो उसके अनुसार जब तक उनकी स्वीकृति नहीं होती तब तक वो पास नहीं हो सकता है। और संविधान के अनुसार अनुच्छेद 249 में राज्यसभा अपने उपस्थित में भाग लेने के लिए 2/3 बहुमत में जो राज्य सूची में जो विषय होते हैं ना, वो राज्यसभा के संसद के द्वारा ही पारित किए जाते हैं। जो संवर्ती सूची में होते हैं, तो वो राज्य सूची, केंद्र सूची, संवर्ती सूची, 3 सूचियां हैं जिसके अनुसार कार्य करने का बताया गया, तो ये उनको अधिकार प्राप्त है। और संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा को अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके नई अखिल भारतीय सेवाएं ऑल इंडिया स्थापित करने का अधिकार केंद्र सरकार को वो देती है। जो IAS, IPS एंड IFS है, उसके बारे में है। ये अनुच्छेद 312 करना राज्यसभा ही उसको करती है। जब तक राज्यसभा ये प्रस्ताव पारित ना कर दे, तब तक संसद या भारत सरकार में किसी नवीन अखिल भारतीय सेवा की व्यवस्था नहीं कर सकती है। इस एक IAS को मनोनीत करने में राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक है। तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। आगे आपको और पढ़ाऊंगा राज्यसभा की आलोचना क्या है, वो अगले क्लास में बताऊंगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। जय बालाजी दोस्तों।